अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। तो मेरी तरफ से और पूरी टीम वीनस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और हमारा ईद के बाद ये पहला शो है, तो ईद मुबारक अभी कह देते हैं। आप यकीनन आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। बट ईद गुजरने के साथ ही एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो कि कराची में बहुत ज़्यादा कॉमन है अब गट हेल्थ से रिलेटेड, यानी जो लोग दस्त की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पेट में मरोड़, पेट में बहुत सिवियर किस्म का वर्म होना यानी गैस्ट्राइटिस, जीआईटी या आप इसको जो भी नाम दें। बेसिकली मसला ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से जो प्रॉपर आपकी रूटीन होती है, आपकी जो डेली लाइफ होती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। बेसिकली अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है, आपका खाना सही तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली चल रही होती हैं। बट अगर खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और बार बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ भी आपने खाया तो आपको फ़ौरन वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है, इवन पानी पिया उसके लिए फिर दोबारा वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है, इससे आपकी हेल्थ एक तो बहुत ज़्यादा आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी नहीं होती है बॉडी में, और बहुत ज़्यादा हो जाती है डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से आप नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना तो बहुत मुश्किल बात होती है, बल्कि आपके लिए आप नॉर्मल फील करना है यानी आप प्रॉपर्ली रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, अपनी यानी जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसको पर गौर करना ज़रूरी है कि अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम यानी पॉइंट आउट कर सकते हैं हाँ ये प्रॉब्लम हमें आगे चल के गैस्ट्रिक इश्यूज़ में इन्वॉल्व करवा सकती है। तो उस वक्त हमें अगर पता होगा, टाइमली हमें पता होगा, तो हम उस चीज़ को ख्याल रख सकते हैं और इस सिम्टम्स को दूर करने के लिए बहुत सारे इक़दाम कर सकते हैं। तो हम ये ज़रूर आज भी ज़रूर बताएंगे कि इक़दाम क्या होने चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, और जो लोग ऑलरेडी सेंसिटिव यानी स्टमक के इश्यूज़ के साथ हैं या फिर एच पायलोरी है या और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग अपनी डाइट में क्या चेंजेस करें जिससे वो इस कंडीशन से बच सकें। सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसको किस तरह से कम करना है, किस तरह से कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, और स्पेशली पानी का इंटेक किस तरह से करना है, और अपनी डाइट को किस तरह से मेंटेन करना है कि आप इस कंडीशन से बच सकें। तो इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और गट हेल्थ ही हमारा आज का टॉपिक है। सो दैट अभी जो ऑनगोइंग इशू है, करंट इशू है बहुत ज़्यादा, इस पर हम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयरनेस हासिल करके अपनी हेल्थ को महफूज कर सकें। सो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अतिया, जो कि इस टॉपिक पे बात करेंगी, सिम्टम्स बताएंगी, यानी प्रिकॉशंस बताएंगी और बहुत सारी आपको हेल्दी टिप्स भी देंगी। सो आइए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह रखें अपनी हेल्थ का ख्याल इन इश्यूज़ के साथ भी और इस कंडीशन के बाद भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और बहुत सारी मुश्किलात को पार करने के बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आई। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलने के बाद। शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह ये सेशन सबके लिए, हमारी जितने व्यूवर्स हैं और जितने लोग देख रहे हैं, सबको यकीनन ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। स्पेशली वो लोग जो यानी गैस्ट्रिक के इशू से अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं और कंडीशंस देख रहे हैं, अपने प्यारों को सर से देख रहे हैं और उसकी वजह से डर रहे हैं कि उनको भी ये इशू ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बेसिक रीज़न आप क्या समझती हो और इस कंडीशन को आप किस तरह से देखती हैं कि रोज़ाना इतने केसेस 25-30 इस तरह के केसेस रोज़ाना डेली अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो, जिना की सिर्फ अगर बात करें तो आप इसको किस तरह देखती हैं, क्या रीज़न समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेसिकली पहले तो ये कन्फ्यूजन हमें दूर करनी होगी जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक और जैसे, और इसको नॉर्मल लेमन जो आम आदमी उसको गैस से रिलेट करते हैं, जैसे गैस दिमाग पे चढ़ गई। तो पहले ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि जहाँ टर्म मेडिकल टर्म आएगी गैस्ट्रिक, तो उसका ताल्लुक है मैदा। जैसे यूजुअली हम लोग मिक्स कर देते हैं कि पेट की बीमारियाँ, पेट में दर्द है तो गैस है, तो फिर वो उस तरफ चला जाता है। पेट जो है एब्डोमिनल कैविटी, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसमें हमारा मैदा है जिसको स्टमक कहते हैं, लिवर है, जिगर, एब्डोमेन, उसमें गॉल ब्लैडर, फिर पेनक्रियाज, इंटेस्टीन्स, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी में एडजस्टेड होते हैं। अब जो स्टमक की बात आती है,
तो जैसे गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, वो उसका मतलब है कि मैदा, पेट नहीं, पेट में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, इसका बात है, इसका मतलब है मैदा। तो अब बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है वो हमारी बक्कल कैविटी, मुंह से स्टार्ट होता है, पूरे माउथ है, टीथ भी इन्वॉल्व हो जाती है, टीथ है, इसमें टंग है, और फिर ये फेरिंग्स है, इसोफेगस है, फिर फूड कैनाल जिसे हम कहते हैं वो स्टमक तक जाती है। तो ये सारा एक सिस्टम कोरिलेटेड है। तो उसमें अब अगर बात करें तो दांत में कोई इन्फेक्शन है, उसकी हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो अगर बढ़ जाता है या मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, वो भी आगे जाके फिर हमारे स्टमक को इफ़ेक्ट करता है। एक चीज़ मैं कहूँगी थोड़ा एब्रप्ट मैनर में कि यूजुअली हमारे यहाँ जो पीपल हैं वो आधे से ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सबसे बड़ी बात पेनाडोल, जिसको एक नाम लेना चाहिए कि उसको तो टॉफ़ी की तरह से यूज़ किया जाता है, कुछ हुआ फ़ौरन से पेनाडोल, बजाय ये जाने कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और ये हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को कितना नुकसान पहुंचा रही है, अंदर उसके केमिकल उसको एसिडिटी क्रिएट कर रही है। पहला जो मेजर रीज़न मैंने ऑब्ज़र्व किया है जो केसेस आ रहे हैं उसमें ये एसिडिटी, तेज़ाबियत, मैदे की तेज़ाबियत। अब इसको थोड़ा और जानें तो उसकी वजह क्या है, हमारी अनहेल्दी डाइट कंडीशंस, हैबिट्स। कराची जैसे पोल्यूटेड शहर में जो हम रहते हैं, जहाँ हवा भी हमें साफ़ नहीं मिल रही है, सांस लेने को, पीने का पानी साफ़ नहीं, कितने लोग हैं जिनके लिए अफोर्डेबल होगा ख़रीद के पानी पीना, सही कह रही, इट्स वेरी हार्ड टू गेट देम प्योर वाटर। तो इस सारी सूरत हाल में जब इस तरह की मेडिसिन हम ज़्यादा ले लेते हैं, वो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो फिर सबसे पहले उससे मैदा डिस्टर्ब होता है, स्टमक डिस्टर्ब होगा तो दो कंडीशन सामने आती हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया। जी, अब ऐसा ही कहते हैं लोग ना खा के नहीं मरते, खाने से मर जाते हैं। एग्जैक्टली 90% कहा जाता है ना, 90% बीमारियां जो है वो ज़्यादा खाने से होती हैं। ज़्यादा खाने से होते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए कि हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को ऑब्ज़र्व करें और उस पर सोचें कि हम क्या खा रहे हैं, किस कंडीशन में खा रहे हैं और किस कंडीशन में हमें क्या डाइट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आजकल जो ये आ रहे हैं कि वो ज़बान के चटखारे ना ख़त्म भी नहीं होते, तबीयत ख़राब है, बुखार, दिल चाह रहा है चटपटी, बाहर की चीज़ें, बर्गर, जिंगर, ये बड़ा ट्रेंड चल गया जी, ये खा लें हम, उससे मैदा और ख़राब है। फिर हम सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना बहुत बाद में, जबकि केस हाथ से निकल गया, बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन क्रिएट हो गई, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और उस वक्त हमें चाहिए होता है बिल्कुल क्विक रिकवरी चाहिए, क्विक रिकवरी चाहिए, क्योंकि हम प्रेफर कर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन को, हमें प्रेफर करना है अपने जॉब टाइमिंग्स को, हमें प्रेफर करना है कि हमारा जो डिसिप्लिन है या जो घर में सारे हमारे होम शोर्स हैं ये डिस्टर्ब नहीं हो, तो हम खुद से ही उसको, रादर देन ये कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें जो कि उसका काम है। तो ये ज़्यादातर केसेस इसलिए आ रहे हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन छोड़ देना चाहिए, बहुत नुकसानदेह, डॉक्टर को उसका काम करने दें। दूसरी बात ये है कि खाना पीना, ये इतनी अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए कि अगर पेट ख़राब है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, तो उसमें भी अक्सर साशे होते हैं, लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं उसको, और वो इस तरह से वो कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स को सजेस्ट कर रहा होता है। अब किसी को हाइपर एसिडिटी हुई हुई है और किसी के साथ उसका एसिड लेवल सही तरह से मेंटेन नहीं हुआ हुआ, उसको एसिड की ज़रूरत है। अब हमें तो पता नहीं ना कि आपको एसिड की ज़रूरत है एसिड लेवल मेंटेन करने के लिए, या ऑलरेडी एसिडिटी बढ़ी हुई है। तो जिनको दही खाने की ज़रूरत है वो भी एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, जिनको एसिडिक चीज़ें खानी है वो भी दही खा रहे हैं। तो जाहिर है पीएच को मेंटेन करना, अपनी जो आपके स्टमक की कंडीशन है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर ये नहीं, इस पर गौर ही नहीं किया जाता, वो अपनी खाना पीना उसको कंटिन्यू रखा जाता है। थोड़ी सी तेज़ाबियत हो गई या वॉमिटिंग हुई तो हाजमे की कोई दवा खा ली, बगैर ये जाने बगैर कि मेजर कॉज क्या है। एक अब अक्यूट कंडीशन में तो ये होगा कि वॉमिटिंग होंगी, डायरिया, मोशंस। ये मैं खुद भी ये चाह रही थी इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करें कि एक शख्स जिसको यानी ओकेजनल, मतलब सीजनल या किसी भी वजह से, जैसे अब बकरीद की बात होती है तो बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हैं तो इस वजह से हो जाता है, यानी कुछ ऐसे अपनी डाइट में ऐसी चीज़ ले ली जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो गई, या इस तरह के दस्त की कंडीशन हो गई, जिसको दस्त कहते हैं, वो कंडीशन हो गई। उसमें क्या फ़र्क है? और जो एक क्रॉनिक केस होता है, एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मसला जो है वो क्रॉनिक होता जा रहा है, तो उसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, इसमें हमें ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत होगी कि
ये बताना चाहिए कि मैंने फ़र्ज़ करें मैंने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो कि बादी है, जो मुझे सूट नहीं करती। कुछ लोगों को जैसे गोभी खा ली, या ये चने की दाल खा ली, आलू ज़्यादा खा लिए, उससे भारीपन फील हो रहा है, हाजमे की गोली खा ली, सेटल हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ कंटिन्यू है तो इसका मतलब वो चीज़ आपको नुकसान कर रही है। अगर आप वो चीज़ छोड़ देते हैं और डाइट अपनी चेंज कर लेते हैं तो इट मीन्स के वो फिर आपको उस पर सोचने की ज़रूरत है, नहीं करेगी चीज़ें, वो ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेंगी। लेकिन आपको फिर ये कि अक्यूट कंडीशन में ये है कि आपको ये देखना है कि मैंने आज 24 घंटे के दौरान क्या खाया, 2 दिन का अपना डाइट देखें क्या मैंने खाया, 3 दिन का देखें मैंने क्या खाया और किस चीज़ से मुझे नुकसान हो रहा है। फिर अगर मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि मैं अपना डेली वर्क नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे अपनी डाइट पे कंसिडर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वो अक्यूट केसेस हैं या ओकेजनल, जिससे हम कह रहे हैं बकरीद के दिनों में हमने ये खा लिया, आपको पूरा साल कोई तकलीफ़ नहीं होती, आप सब कुछ खाते हैं, हज़म हो जाता है। लेकिन गोश्त वगैरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी खा लिया, वो तो फिर एक सीजनल समझे कह लें या टाइमली कंडीशन होती है। क्रॉनिक में ये आपको थोड़ा सा पेन महसूस हुआ, मैदे में दर्द महसूस हुआ, अब या तो आप ये पेनाडोल या पेन किलर्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, ऑफ एंड ऑन आपने कोई पेन किलर ले लिया कोई अपनी तकलीफ़ को सेटल करने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाके वहाँ अल्सर्स क्रिएट कर रहा है, वहाँ थोड़ा सा ज़ख़म क्रिएट कर रहा है उस ऑर्गन को, और आप जो है वो शुरू में तो इग्नोर कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, बट हम उसको टेस्ट नहीं करते, चेक नहीं करते कि ये मुसलसल अगर ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और ये भी है कि या फिर टाइम पे हम खाना नहीं खाते, भूख लग रही है, हमने खाना नहीं खाया, अगर ये हमने लॉन्ग स्टैंडिंग ये रूटीन रखी कि अपने मील को प्रॉपर मील को अवॉइड किया, हम उसको बस बर्दाश्त करते रहे, भूख लग रही है कोई जंक फूड ले लिया, बीच में कोई ऐसे सप्लीमेंट ले लिया ऐसी हल्का फुल्का, तो इस तरह की चीज़ से फिर आपका जो HCl अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रिलीज़ होता है स्टमक में, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिली, उसका तो काम है खाने को हज़म करना, वहाँ खाना है ही नहीं, वो उससे तो नेचर ने अपना काम करना है, उस टाइम पे अपना रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, खाने को हज़म करने वाले हैं, वहाँ खाना नहीं है तो डेफिनेटली वो स्टमक की वॉल्स को डैमेज करेंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ एक अल्सर की कैफियत बढ़ती जाएगी, ज़ख़म की कैफियत बनती चली जाएगी। हम उसको पैलिएट किए जा रहे हैं अपने पेन किलर्स लेके, या फिर के थोड़ा मिल्क ले लिया या कस्टर्ड, इस तरह की चीज़ ले ली बेसिक, जिसके बेसिक इफ़ेक्ट हो वो ले लिया, मगर हम कॉज पे नहीं गए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये मतलब कोरिलेटेड चीज़ें हैं हमारी डेली रूटीन और प्लस हमारी डाइट जो हमारे मैदे को नुकसान करती है। सही। प्लस लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ें हैं कि अगर आप काफ़ी देर सिटिंग आपका वर्क है, जॉब नेचर आपकी ऐसी है कि आप 12 से 15 घंटे बैठे रहते हैं और इतना नहीं अपने बॉडी को मूवमेंट देते हैं, तो उसमें ये थोड़ा DIT से आउट चल जाएगा, मगर ये रिलेटेड है पाइल्स की कंडीशन। इसके भी आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं, ब्लाइंड पाइल्स, तो उसका भी एक कॉन्स्टिपेशन होता है, आप टाइम पर हमें स्टूल पास नहीं करते, हम उसको भी अवॉइड करते रहते हैं, हम प्रेफर करते हैं अपने काम को घर जाकर ही चाहते हैं कि घर जाएंगे तो फिर फ्रेश होंगे, तो ये चीज़ कर रहे होते हैं, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन्स पे लोड पड़ता है और वो सारे उसको टॉलरेट करके वहाँ ड्राइनेस भी डेवलप हो जाती है, प्रॉपर वाटर नहीं लेते, प्रॉपर इनटेक हमारा जो लिक्विड का है वो नहीं लेते हैं, लेते भी तो ज़्यादा चाय जो कि और खुश्की पैदा करती है आंतों में, तो उससे भी होता है कि पाइल्स की तकलीफ़ बढ़ती है, वो जो हमारी वेजल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वो आगे प्रोट्रूड कर जाती हैं, तो ये कंडीशन भी काफ़ी आजकल नोटिस हो रही है क्लिनिक्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्रॉनिक में फिर बात वही आएगी कि हम अगर उसको अवॉइड करते रहे और पेन किलर से लेके हम अपनी तकलीफ़ को दबाते चले जा रहे हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं कि वो रीज़न पॉइंट आउट करें कि हुआ क्या है बेसिकली और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। सही। समटाइम्स ये होता है खाने पीने में ऐसा आ गया, कोई अनहेल्दी हमने डाइट ले ली, तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, H. पाइलोरी के केसेस भी आजकल काफ़ी कॉमन हो रहे हैं, तो वो क्रॉनिसिसिटी में फिर वहाँ चला जाता है कि जिसका हमें फ़ील नहीं होता, महीना 2 महीना 3 महीने अनटिल अनलेस कि आप थोड़ा सा भी स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो वो आपसे नहीं खाया जा रहा है, मिर्चें लग रही हैं, तो ये फिर वहाँ क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। फिर डिफरेंट जब डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता चलता है कि जी वो H. पाइलोरी जो है वो अपनी जगह बना चुका है, अंदर काफ़ी डैमेज कर चुका है, तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर क्रॉनिसिटी वहाँ पर डेवलप होती है। सही। तो इसके लिए फिर कोशिश यही करें कि जैसे ही कोई तकलीफ़ हो तो उसको सीरियसली ले लें, चाहे वो अक्यूट हो। आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो सीरियसली ले लें,
लेकिन आपने खुद ये इस बात का जिक्र भी किया कि लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं चाहूँगी ना आप उस तमाम सिम्टम्स का भी जिक्र करें, उनके बारे में भी बताएं, जिसके बाद पेशेंट को कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। क्योंकि वो बेसिकली मसला ये भी आता है ना कि वो उन चीज़ों को इस तरह से सीरियसली इसलिए नहीं लेते हैं, कॉमन मसला हर किसी को हो रहा होता है, अब इसके लिए मैं क्या डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन हमें किस प्रॉपर वो सेट करना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को इतना तो प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, और अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। सो मैं चाहूँगी आप उन पॉइंट्स को, उन सिम्टम्स को भी एलैबोरेट करें ताकि लोग उस चीज़ को अब समझ लें कि हमें इसको सीरियसली लेना है और डॉक्टर से ही कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सही। इसमें देखें ये चीज़ें हैं कि बहुत कॉमन है सर दर्द। ओके। अब सर दर्द में ये कि आपको स्लीप की वजह से भी हो सकता है, आपको इंडाइजेशन की वजह से भी होता है। तो ये तो आपने देखना है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है उस वजह से है, या आपने ऐसा कुछ खा लिया इस वजह से नहीं है। आपने हाजमे की दवा खा ली या नौजिया हो रही है तो आपने एक इसका इंजेक्शन लगवा लिया, उसकी टैबलेट खा ली, ठीक है, आपने ख़ुद से इसको मतली को, सर दर्द को ट्रीट कर लिया अपने तौर पे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं समझी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आपको एक आध वॉमिट आ गई, आपने सोचा शायद गर्मी से आ गई या मैंने ऐसा कुछ खा लिया इस वजह से, उसके लिए आपने फिर कोई ट्रीटमेंट ले लिया खुद से, ये सिम्टम्स हैं। सही। फिर ये कि एक आध आपको जैसे डेसेंट्री टाइप की कंडीशन हो गई, लूज मोशन आ गए, तो जो मैंने कुछ खा लिया होगा, ज़्यादा मिर्चें खा ली होंगी, ज़्यादा ऑयली चीज़ खा ली होगी, उसमें भी आपने ज़रूरत महसूस नहीं समझी। तो ये डिफरेंट कंडीशन है। समटाइम्स ये होता है टेम्परेचर भी हो जाता है, वहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है तो फिर बॉडी में रिएक्शन के तौर पर बुखार की कैफियत होती है, तो आपने फिर वो एंटी फेब्राइल मेडिकेशन कर ली, पैराडोल वगैरह इस तरह की चीज़ें ले ली। तो ये सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं कि यू शुड गो टू द डॉक्टर। ओके, तो नाज़रीन आप इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखें कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पेशली आजकल जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है, लोगों की जाने तक चली जाती हैं अगर इस चीज़ को इग्नोर किया जाए, तो इन सिम्टम्स को कभी भी आप यानी फोरगो नहीं करें, उसको ऐसे मत समझें कि ये ज़्यादा सीरियस नहीं है या हम इसको खुद से ट्रीट कर लेंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा। एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे ज़रूर जानें कि आपकी कंडीशन इंटरनली क्या कंडीशन चल रही है। सो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतिया, जो कि बता रही हैं कि अपनी गट हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या साइन और सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स पर उन्होंने बात की, मज़ीद जानेंगे कि और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको भी कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, अब अगर मेल की बात करें तो स्मोकिंग, ओके, ये भी बहुत कॉमन कॉज है। ये बेसिकली देखें, मैदे के जो केसेस आते हैं ना स्टमक के, वो आते हैं एसिडिटी के 99%। ओके। अब उसमें मेल्स की बात करें तो स्मोकिंग एक बहुत मेन कॉज है स्मोकर्स के लिए, जो कि वो छोड़ नहीं सकते या छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो कि वो समझते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो स्मोकिंग कर रहे हैं। मैनेज करने के लिए। अब ये आपकी बात से भी दूसरा पॉइंट निकला, स्ट्रेस। आज की सोसाइटी में हर दूसरा बंदा, इवन बच्चा भी स्ट्रेस में। स्ट्रेस हमारी गट्स को, हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। समटाइम्स हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, समटाइम्स हम खाना पीना छोड़ देते हैं, ये जाने बगैर कि इससे हम अपने आप को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। हमारी मेंटल हेल्थ तो डैमेज हो ही रही है, प्लस हमारी फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। बिल्कुल। तो अपने आप को स्टेबल रखें और कोशिश करें कि स्ट्रेस से रिलीज़ हासिल करें। उसके लिए आप डिफरेंट स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, बट इसकी वजह से, जो मेंटल हेल्थ की वजह से, जो सालों तक आप अपनी स्टमक को, अपनी गट हेल्थ को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर सकते हैं अगर उसको ट्रीट ना करें। बहुत ज़्यादा चाय ज़्यादा पीना, टेंशन हो रही है, वो काम में अपना टाइम पीरियड निकालने के लिए बार बार चाय या दूसरी चीज़ें, टोबैको, पान फील होता है ना कि अब हम थक रहे हैं तो अब चाय पी लें, या तो चाय पी लें या तो कॉफ़ी पी लें, तो फ़ौरन से एनर्जी आ जाएगी। वो एक टेम्प्रेरी होती है,
वो एनर्जी टेम्परेरी होती है और वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा के फिर बैक हो जाती है। उससे किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है जिस्म को। तो कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी फूड लें और ऐसी चीज़ें लें जिससे हमारी बॉडी को ग़िज़ाइयत मिले। अक्सर बच्चे होते हैं जिनको मिल्क सूट नहीं करता, मगर मदर्स नहीं पीना है, चाहे बच्चा बाद में वॉमिट आउट कर दे, पीना है, उसको नहीं सूट करना, उसको ससेप्टिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि उसका लिवर में स्लगिशनेस हो, उसका लिवर प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, इतनी ज़्यादा उसने किसी बीमारी में एंटीबायोटिक्स ली हुई हो जिसकी वजह से उसका लिवर जो है वो मुतासिर हुआ है जिगर, तो उसको फिर अपने नॉर्मल पैरामीटर्स में आने में टाइम लगे। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए स्पेशली मदर्स को या बड़ों को, कि बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की गई है, इंजेक्शन वगैरह, तो उसमें डेफिनेटली हमारा जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। जिगर का काम है खून बनाना, तो जब वो चीज़ ही नॉर्मल नहीं होगी, प्लस फिर आप उसको मिल्क भी पिला रहे हो, आप अंडा भी खिला रहे हो, वो उसको नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, टाइम लगता है, और फिर उसको और ज़्यादा बर्डनाइज कर देना, तो फिर वो बॉडी उसको नहीं उसको एक्सेप्ट करिए, तो वो एक्सपेल आउट करेगी वॉमिट की सूरत में। कुछ पर्सन्स होते हैं मेल फीमेल बोथ कि उनको अंडा सूट नहीं करता है, उनके अंदर वो ससेप्टिबिलिटी नहीं होती, तो उसको भी देखना चाहिए कि ज़बरदस्त आप उसका सब्स्टिट्यूट ले लो। अब जैसे बीफ है, बीफ का सब्स्टिट्यूट है चने की दाल। अगर आपको बीफ सूट नहीं कर रहा है, उससे आपके गम्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप चने की दाल यूज़ कर सकते हैं। वो आप थोड़ा इकोनॉमिकल भी होगा आपके लिए और आपकी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट भी करेगी। सही। तो अल्लाह ताला ने अच्छा, कुछ लोगों को चने की दाल से प्रॉब्लम, यानी उनके स्टमक में इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वो चने की दाल खाते हैं तो उनका जो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है। तो फिर वो क्या करें? इसका सोल्यूशन ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें रखी हैं ना वो आपस में कंपैटिबल रखी हैं। अच्छा, चने की दाल अगर आप खा रहे हैं तो अदरक आप ज़रूर लें। ओके। अदरक ज़रूर लें, अदरक के बगैर ना खाएं, ठीक है। प्लस पुदीने का इस्तेमाल रखें, आपके मतलब टेबल पे दस्तरखान पे पुदीने की चटनी ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो उसको डाइजेस्ट करने में आपके लिए मददगार साबित हो और वो आपको हैवी भी ना पड़े और उसकी आप ग़िज़ाइयत पूरी तरह से बॉडी में अज्यूम कर सकें। यहाँ मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी ऐड करना चाहूँगी कि हलवा पूरी जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, हलवा पूरी बाज़ार की, स्पेशली छुट्टी के दिन में तो मस्ट होता है जी, सुबह का नाश्ता हलवा पूरी। तो अक्सर आपने ये नोट की होगी चीज़ के हलवा पूरी खाने के बाद हमें सुस्ती सी फील होती है, नींद आती है, स्लगिशनेस के सोकर पूरा यानी पूरी रात की प्रॉपर नींद लेने के बाद उठते हैं और देन फिर जब नाश्ता करते हैं उसके बाद अगेन नींद आती है। ये नहीं कि काम करने के लिए एनर्जी मिले, सोने के लिए फ़ौरन से मोटिवेशन मिल जाती है फ़ौरन से। तो उसका सोल्यूशन ये, जब आप हलवा पूरी खाएं तो टेबल पे टमाटर ज़रूर रखें और उसमें काले मिर्च डालें क्योंकि वो थोड़ा एसिडिक है, तो वो जो उसका चिकनाई, उसका जो एक फैट्स है जो आपको एकदम हैवी कर देता है अंदर से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो टमाटर जो है उसकी एसिडिटी, मगर उस पर काले मिर्च ज़रूर डलियो क्योंकि टमाटर फिर हमारे किडनी, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको टमाटर नुकसान देता है, स्पेशली रीनल डिसऑर्डर्स जहाँ होते हैं वो टमाटर नुकसान करता है। बिल्कुल। तो उस पर अगर ब्लैक पेपर पाउडर फॉर्म में पिसी हुई काले मिर्च टमाटर पर छिड़क के अगर आप उसके 3-4 स्लाइस खाएं, आप यकीन माने आपको बिल्कुल भी वो हलवा पूरी और वो तली हुई पूरियाँ वो बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगेंगी। ये बहुत कामयाब टिप है और आजमूदा टोटका है। बिल्कुल, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये भी एक रीज़न है हमारे जो आजकल केसेस आ रहे हैं कि नाश्ते में पहली ग़िज़ा जो हमें फ्रूट लेना चाहिए, ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो बॉडी को तवानाई बख्शे। हम इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, समोसे हैं, कचौरी हैं, हलवा पूरी, तो बेसिकली बात जाके वहीं ख़त्म होती है अनहाइजीनिक हमारी डाइट हैबिट्स। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं जिससे बॉडी को बिस्मिल्लाह हमारी से पहला लुकमा जो है वो अच्छा हो, जिससे बॉडी को ज़ायद मिले। हम अपने ज़बान के चटखारे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि और वहीं से मसला शुरू होता है। एग्जैक्टली। फिर ये कि अब जैसे पड़ोस में कुछ अच्छा खाना पक रहा हो, खुशबू आती है तो एक क्रेविंग होती है इनडायरेक्टली। हम भी फूड पांडा कर लेते हैं, फूड पांडा कर लेते हैं, तो फूड पांडा कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज़ें भी हैं। आसान हो गई है लाइफ, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लाइफ इजी हो गई है, मगर कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं पता है कि हम उसके लिए कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक और चीज़ है किस तरह से यूज़ करना है, ये इस पे भी हमें वो करना चाहिए, गौर करने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल। और एक और चीज़ ये कि आजकल मेजॉरिटी जो नेचर ऑफ जॉब्स हैं, रात में जागना है, दिन में सोना है, स्पेशली फ्रीलांसर्स। ये तो टोटली समझे नेचर के ऑपोजिट मुखालिफ जाने वाले बात है। अल्लाह ताला ने दिन बनाया जागने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। अब उसकी रिसर्च में जाएं, बात की बात है, हर चीज़ हमारे इंसान के फ़ायदे के लिए।
दिन में जो सूरज की शुआएं हैं, विटामिन डी है, बिसाइड्स अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमें विटामिन डी देती हैं, हमें एनर्जी देती हैं। हम वो सारी चीज़ों को सोने में, सूरज निकला चला गया, हम सोते रहे और कोई हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, रात में हम उठे। वो आपको डिप्रेशन से बचाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप सुबह उठें, आप नेचर से क्लोज हों, आप ग्रास देखो, प्लांट्स, फ्लावर्स देखें, छोटे बर्ड्स हैं उनको देखें, तो आपको डिप्रेशन के लिए कोई भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो इटसेल्फ एक जो वो होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, अंधेरे से जो रोशनी होती है, यानी रात से सुबह होने का जो वक्त होता है, उसको आप एक्सपीरियंस करो तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है कि अगर मेरी लाइफ में किसी तरह से अंधेरा है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस रोशनी को, उस वक्त को तब्दील होते हुए देखते हुए ना, आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हो, खुद भी फील करते हो मेरी लाइफ में भी इसी तरह से रोशनी आने वाली है और मैं भी यही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करूँगा, और ये होता है। एग्जैक्टली। अब जो हम वो वक्त उस तरह से सो के गुजार देते हैं, तो हम समझते हैं हमारी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, अंधेरा ही अंधेरा है। हम उठे, हमने लाइट ऑन की, लाइट है नहीं है, अंधेरा, तो फिर वो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, उससे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आते हैं, स्ट्रेस डेवलप होता है। परेशान कौन होता है? मैदा, गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं, इंटेस्टाइन्स, जिसको हम जीआई के लिए आज यहाँ बैठे हैं, इंटेस्टाइन, या तो फिर आपको मोशंस या कॉन्स्टिपेशन, फिर पाइल्स, या फिर मेडिसिन, दांत में दर्द हुआ, आपने एंटीबायोटिक लिया, ऑगमेंटिंग के बगैर तो गुजारा नहीं है, वो ये जाने बगैर कि उससे आपको अंदर मैदा उसको कबूल करेगा कि नहीं करेगा। डेंटिस्ट ने तो कह दिया आपने ये एंटीबायोटिक लेनी है, आप टूथ के उसके लिए गए, मगर वो आपने लेनी है, सूट करे ना करे। बॉडी ऐसी हो जाती है, आप मेडिसिन हाई डोजेस में ले रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि ससेप्टिबिलिटी ही नहीं रही है। Exactly. आप नॉर्मल मेडिसिन ले ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हाई डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। जो पहले एक टैबलेट ले रहे थे वो 2-3 टैबलेट्स पर आ जाते हैं। Exactly. बट वो कहते हैं मुझ पर असर ही नहीं कर रहा। नहीं करा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हम इलाज यही समझते हैं कि हाई डोजेस ले लें, रादर देन ये कि हम ये देखें कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हमें नेचर से कितना ज़्यादा बेनिफिट लेना है, इस चीज़ पे फोकस करें, प्लस डाइट पे हम फोकस करें, हम क्या ले रहे हैं, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कोशिश करें मैक्सिमम हेल्दी डाइट लें। आजकल तो माशाल्लाह इतना ये गूगल पे हर चीज़ है, गूगल से बड़ा टीचर कोई नहीं है। अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज करके रखती है, बट हमें और ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ अगर आप एक इंडिविजुअल अगर अपनी लाइफ को खुद से चेंज करता है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाता है, एक्सरसाइज को फॉलो करना शुरू करता है कि मैंने रेगुलर बेसिस पे करना है, उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बट उसको अब वो उस तरह से अपनी पूरी अगर फैमिली को मोटिवेट कर सकता है, और इस तरह से अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया जाए, अगर इसी तरह से अभी आप मौजूद हैं, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे, एटलीस्ट एक की लाइफ में भी अगर फ़र्क पड़ता है तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसका जो हेल्थ यानी हेल्थ को देखने का पर्सपेक्टिव है वो पहले फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा अगर, और अगर उसको कोई बात अच्छी लगती है, वो एक चीज़ को फॉलो कर लेता है, उसमें उसको फ़र्क नज़र आएगा। अगर फ़र्क नज़र आएगा तो फिर जाहिर है एक चीज़ में जब उसने फॉलो किया, फ़र्क नज़र आया, तो वो चाहेगा कि मैं दूसरी चीज़ भी फॉलो करके देखूँ। तो बेसिकली अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और हमारा फ़र्ज़ बनता है एज डॉक्टर्स कि हम अवेयरनेस इसी तरह से क्रिएट करें और लोगों को बताएं कि आपकी हेल्थ आपके लिए ना सिर्फ बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये आप लाइफस्टाइल की बात कर रही थी, तो मैं चाहूँगी कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी ज़रूर दें, ताकि जो लोग अब फील करते हैं कि अब इतनी ज़्यादा स्टमक में इतना ज़्यादा इशू है। मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर कुछ पेशेंट्स की केसेस सुनने के बाद ऐसा फील होता है कि वो बिल्कुल यानी नेगेटिव सोचना शुरू हो गए हैं। चले लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब ये चीज़ें ट्रीट ही नहीं होंगी। तो इस माइंडसेट को किस तरह से चेंज करें और हेल्दी डाइट की तरफ किस तरह से आए? देखें, इसमें पहले अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो हम अपने खुद के लिए कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू दैट। कोई बाहर से आके आपको सही नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमने खुद से करनी है, खुद से डिसाइड करना है, खुद से फैसला लेना है कि मुझे अपने लिए अपने खुद को सही करना होगा। अब कैसे? या तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाएं, नहीं तो नो वाली चीज़ अपनी लाइफ से निकाल दें। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वी कैन डू दैट फॉर आवरसेल्व्स। बिल्कुल। सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, कोई दौलत नहीं है। आप डॉलर्स कमा लो, आप लाखों अरबों कमा लो, मगर जब हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास।
हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप, फिर वही मैं रिपीट करूँगी कि आप नेचर से थोड़ा करीब हों। जो नेचर ने आपको ऑलरेडी फ्री में गिफ्ट्स दिए हैं, आप उनको अवेल करें, उनसे अपनी हेल्थ मेंटेन कीजिए। अपनी डाइट और विशेज़ दोनों पे थोड़ा कंट्रोल करें। क्या चीज़ देखें, एक चीज़ होती है नेसेसिटी, एक चीज़ होती है लग्जरी। एक चीज़ है ज़रूरत और एक चीज़ है अय्याशी। तो पहले आप ज़रूरत देखो, मेरे लिए आया एक फ्रूट ज़रूरी है, या तो मैं 2 केले खा लूँ या मैं फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँ। तो ये आपने ख़ुद करना है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस में आई है कि केले खाने से भी डिप्रेशन दूर होता है जी। ये ऑब्जर्वेशन मैंने नोटिस की, काफ़ी मैंने पेशेंट मेरी आती है मेरे पास, डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं घर में, सास बहू के, हस्बैंड वाइफ के, चलते रहता है, लाइफ ऐसा होता है। तो पहले तो अपने आप को उस खाई से निकालें कि जिसमें नो के साथ आप गिरते चले जा रहे हैं। कोई जॉब इशू है, कोई डोमेस्टिक इशू है, कोई आपका मैरिटल इशू है, हाँ, फाइनेंशियली भी बहुत लोग, फाइनेंशियल है, यंग्स हैं हमारे, उन पे प्रेशर होता है, जॉब्स नहीं है, जॉब क्राइसिस है। कोशिश करें, कोशिश का नतीजा इंशाल्लाह अच्छा होता है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ थोड़ा खाएं, मगर अच्छा खाएं। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि आपने मुर्गी खानी है तो बकरे का गोश्त खाना है तो आपने खाएं। अच्छा खाएं, हेल्दी डाइट खाएं, दाल सब्ज़ी फ्रेश खाएं, साफ़ सुथरी फ्रेश पकी हुई। ये लाल मिर्च इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। ज़ुबान के चटखारे को थोड़ा कंट्रोल करें। और सॉसेस, मेयोनीज, इन सॉसेस, मेयोनीज, ये जो केचप्स सैलेड का, भी अगर हम यूजुअली देखते हैं ना, हम सैलेड भी अगर बनाते हैं उसमें भी ये सॉस डाल देते हैं ना, तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इन्हेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो काफ़ी कम लोगों को पता है कि अक्सर जॉन्डिस के केसेस आते हैं या जो इस तरह का लिवर स्लगिश होता है, तो उसमें मूली, अब मूली तो खाने को हज़म करेगी, मूली को कौन हज़म करेगा, उसका पत्ता। सैलेड में आप जब भी ये लें मूली, तो उसका थोड़ा सा पत्ता ज़रूर अच्छे से धो के चबा लें, वो बहुत बेहतरीन हो जाता है और आपके बिल्कुल एक तबीयत हल्की फुल्की महसूस होगी। और अगर आपको रीनल डिसऑर्डर है, किडनी का कोई इशू है, तो उसकी अलग एहतियात करें। एहतियात के साथ, अगर कोई ऐसा कोई आपके साथ मसला है, किडनी में स्टोन्स हैं, या एहतियात के साथ, परहेज़ के साथ, मगर करना हमने खुद ही है और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और बात हो रही है कि अपनी गट हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो डाइट के बारे में आप बता रही थी, तो डाइट के बारे में जो सुपर फूड हो सकते हैं इस कंडीशन में, यानी जिनको दस्त का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो वो लोग ऐसे फूड क्या लें जिससे उनका स्टमक और बेहतर फील करें। देखें, पहली बात ये है कि जो इस तरह की सीवियर कंडीशन है, जिनको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गई है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उसमें वाटर इनटेक अच्छा लें। ORS का पानी ये लेते हैं जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ये ORS वाटर इनटेक अच्छा लें। प्लस साबूदाना वो बना के लें, थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में, जली टाइप का हो जाता है वो, उसको साबूदाना लें। खिचड़ी होती है, पतली खिचड़ी, जिसमें थोड़े से राइस होते हैं, थोड़ी धुली मूंग की दाल होती है, बिना उसमें मिर्चों के डाले कोई मसाले, बिना ऑयल, विदाउट एनी ऑयल और या घी, वो इसमें यूज़ करना चाहिए। और अगर तो डाइजेस्टेबल है तो केले को मैश करके वो थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करें। मतलब इस तरह की बेसिक चीज़ें जो अंदर एक गरम एसिडिटी टाइप की कंडीशन क्रिएट हो गई है अक्यूट फॉर्म में, वो उसको अंदर जाके लेयर बना दे, एक बेसिक लेयर, तो वहाँ थोड़ा ठहराव हुआ है और थोड़ी उसको मैं देखो तसल्ली मिले कि हाँ कुछ अच्छा आ रहा है मेरे पेट के अंदर। इस तरह की चीज़ें हैं। और कोशिश करें कि खुद से इसको रोकने के लिए कोई मेडिसिन ना लें। डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। जैसे कि अभी हमने रमज़ान गुजारा है, पूरा एक मंथ हमारी रूटीन में चेंज आया है, रोज़े रखे हैं, दिन इफ्तार, सहरी, हमारी डाइट काफ़ी चेंज हुई है इस दौरान। तो इसके फ़ौरन बाद इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए और ऐसी क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि जब तक आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा तो रिलीफ चाहिए होता है। कुछ भी खाया, फौरन से वॉशरूम की तरफ आपको जाना पड़े, तो ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात ये, जब पूरे 30 दिन के रोज़े रखने के बाद सारे मेरे को एक आदत सी हो जाती है कि ये टाइम है, ये टाइम है, फास्टिंग की आ जाती है उसको खाली रहने की। उसको आप
अव्वल तो तबीयत ही नहीं माइल होती है कि फ़ौरन से आप सब कुछ खाएं, फिर भी लोग ये समझते हैं कि मिठाई भी खा लो तो ये भी खा लो तो कचौरियाँ भी खा लो, हर चीज़ वो और हैवी खूब जनाब वो इस तरह सेलिब्रेट कर लो खाकर। सेलिब्रेशन वो चलती रहती है 7-8 दिन तक। अब वो बेचारा मैदा वो परेशान हो जाता है कि आज तो मैं 30 दिन से खाली था, मुझे कुछ दिया ही नहीं जा रहा था और क्या सारा कुछ एक साथ हो कन्फ्यूज़ होके ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा हल्का हाथ रखें और कंट्रोल करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लें, ताकि वो जो 30 दिन का आपने गैप दिया है उसको मैदे को फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू होने में टाइम लगता है और प्रॉपर अपनी कंडीशन में वर्किंग में आने में टाइम लगता है। तो इस चीज़ को स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करें। सारा कुछ आप भर लेंगे वो तो फिर ज़्यादा पे निकलना ही है, इतना सारा उसकी कैपेसिटी नहीं होती, कैसे वो डाइजेस्ट करेगा सब चीज़ों को, ये भी आ गया वो भी आ गया सब। तो इसको कंट्रोल ऐसे करें, पहले तो सारा कुछ इतना सारा नहीं खाएं, डाइट पे अपने हाथ थोड़ा हौला रख के खाएं। और अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर वही बात है कि कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर लेते रहें, ORS घर में रखें, थोड़ा थोड़ा वाटर इनटेक अपना लेते रहें, या अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया हो, कोई ऐसी दवा जो उसने दी हुई हो कि इस तरह की कंडीशन में आप ये मेडिसिन यूज़ करें, वो फिर आप ले सकते हैं। और इंक्लूडिंग ये कि फिर जिस तरह के हेल्दी चीज़ें जो मैंने बताया साबूदाना वगैरह है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट ले लिया, इस तरह की चीज़ें, या ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया, इस तरह की चीज़ें लें ताकि बिल्कुल लेथार्जिक कंडीशन भी ना हो और कोई इमरजेंसी क्रिएट ना हो। होता है कि बार बार अगर दस्त लग जाए किसी भी पेशेंट को तो उसकी हालत बिल्कुल बहुत डाउन हो जाती है, जब अगर या फिर अगर बहुत इंटेंस केसेस देखें तो डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए ये जो सिम्टम्स आए हैं उनको भी देखें और साथ में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको भी ज़रूर फॉलो करें ताकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो। अगर ऐसी कंडीशन होती भी है तो आप उसको टाइमली कंट्रोल कर सकें। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उस वक्त तक आप बेहतर फील कर सकें, बहुत ज़्यादा आपकी इंटेंस कंडीशन ना हो जाए। सो डॉक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, बहुत मज़ा आया। अब प्रोग्राम के एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और ऐसा यानी ऐसी कंडीशन में जबकि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हैं तो आप ऐसे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? लोगों को एक मैं यही मैसेज दूंगी कि देखें आपकी सेहत आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और इससे ज़्यादा बढ़ के, आपकी सेहत से ज़्यादा बढ़ के आपके लिए कोई भी ख़जाना नहीं है। तो प्लीज़ 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 सब चीज़ों से पहली तरजीह आपकी सेहत होनी चाहिए और आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, बाखबर रहें, शऊर पैदा करें कि मेरी हेल्थ के लिए क्या चीज़ बेहतर है कि मुझे इस तरह भागती हुई कंडीशन में डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। उस कंडीशन पे जाने से पहले ही ख़ुद को, अपनी खाने पीने की आदत को, अपने सोने जागने की आदत को, अपने स्ट्रेस को, अपनी फीलिंग्स को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग नेट से या गूगल वगैरह से भी कंसल्ट करते हैं तो पॉजिटिविटी के लिए कंसल्ट कीजिए, चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, अपनी पूरी डेली लाइफ को, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने की, उनको अच्छा करने की कोशिश करें। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, भले सादा ग़िज़ा खाएं, मगर ऐसी चीज़ें लें जो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपके ऑर्गन्स परेशानी में ना आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। यकीनन आपको बहुत हेल्प मिली होगी और बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल डेज़ में अवॉइड हो रही होती हैं या फिर हम जिस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं उस पर भी हमने कोशिश की है कि आपको प्रॉपरली गाइड किया जाए, बताया जाए कि किन चीज़ों की वजह से आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है, स्पेशली गट हेल्थ। और आजकल जो कंडीशन है दस्त और बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की वजह से जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, बहुत सीवियर कंडीशन में चले जा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए और उससे बचने के लिए, अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली होगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ, ताकि आपकी हेल्थ रहे बहुत ही ज़बरदस्त और आप रहें फिट एंड हिट। तो अपनी होस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ को इजाज़त दीजिए इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अपना रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे भी रखेंगे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।